कल्पना कीजिए एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी की जो बहुत बड़ी है, बहुत पावरफुल है, जो 93 मिलियन माइल्स की दूरी से भी एक ग्रह पर जीवन को हर तरह से संचालित कर रही है। और अब कल्पना कीजिए कि जो बॉडी किसी ग्रह पर जीवन के लिए उत्तरदायी है, वो बेहद गहरे रहस्य भी छिपाई बैठी है। ऐसे रहस्य जिन्हें वैज्ञानिक भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे सूरज की। हमें लगता है कि हम सूरज को जानते हैं। क्या हम इसे सच में जान पाए हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सूरज के गर्भ में कुछ ऐसी फोर्सेस पल रही हैं जो पलक झपकते ही पूरी मानव सभ्यता को नष्ट कर सकती हैं। वो जानी पहचानी गर्माहट जिसे हम हर रोज महसूस करते हैं, उससे होने वाले सर्वनाश के बारे में हमने अभी जाना ही नहीं है, महसूस ही नहीं किया है। उसकी सतह पर दिखने वाले अजीब से सनस्पॉट से लेकर खतरनाक सोलर स्टॉर्म्स तक सूरज सिर्फ जीवन देने वाला देवता नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब भी है जो किसी भी पल अपनी अनइमेजिनेबल फोर्स के साथ फट सकता है। तो इस वीडियो में हम आज हमारे सूरज के डार्क साइड को एक्सप्लोर करेंगे, जो अनप्रेडिक्टेबल, वायलेंट और हद से ज्यादा रहस्यमयी है। इसके बाद आपका सूरज को देखने का नजरिया बदल जाएगा। प्राचीन सभ्यताएं जिन्होंने सूरज को देवता माना था, तब से लेकर आज की मॉडर्न डे साइंस तक, जो आज इसे इंजन ऑफ लाइफ यानी जीवन चलाने वाला मानती है। हालांकि हम जानते हैं कि सूरज गैस और प्लाज्मा का बड़ा सा गोला है, लेकिन एक ब्रॉड स्केल पर देखा जाए तो सच में सूरज के बिना जीवन संभव नहीं है। और ये बात मानव जाति शुरू से ही जानती है कि सूरज हमारे लिए जरूरी है। लेकिन सेम वही सूरज हमारे सौरमंडल की सबसे खतरनाक ताकतों में से एक है। इसकी गर्माहट और फेमिलियर लाइट के अलावा ये एक अनकंट्रोलेबल कॉस्मिक न्यूक्लियर भट्टी है जो निरंतर हमें एक बड़े इवेंट की ओर लेकर जा रही है। सूरज को हम फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं, जो इस अंतहीन ब्रह्मांड में किसी बहुत बड़े लैंप की तरह प्लैनेट्स को लाइट अप कर रहा है, उन्हें गर्म रखता है और उन ग्रहों पर जीवन को भी चलायमान रखता है। सूरज की गहराइयों में अगर हम जाकर देखेंगे तो वहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि हाइड्रोजन के एटम्स तक आपस में टकराकर जुड़ जाते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन की इस प्रक्रिया से पूरा सूरज इमेंस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर पाता है और इस तरह से सूरज की सतह का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन असली टेरर तो इसकी कोर में छिपा है, जहां तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये हमारी सोच से भी परे है। सूरज की ये इमेंस एनर्जी हमें सिर्फ प्रकाश ही नहीं देती, इससे सूरज पर तूफान भी बनते हैं। वहां मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक मैसिव इजेक्शन भी होता है। भले ही हमें सोलर फ्लेयर्स और सोलर मास इजेक्शन ज्यादा खतरनाक न लगें, लेकिन इनमें इतनी ताकत है कि ये हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी को चुटकियों में तबाह कर सकते हैं। एक सिंगल सोलर स्टॉर्म हमें एक ग्लोबल ब्लैकआउट में ढकेल सकता है। सच कहें तो हम लिटरली एक तारे की दया पर जिंदा हैं, जो कभी भी अपना पासा पलट सकता है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि ना तो वो हमें पहचानता है और ना ही वो दयालु है। तो चलिए सूरज की ताकत का एक खतरनाक नमूना देखते हैं, सौर तूफान। सन 1859 में सूरज से एक मैसिव सोलर स्टॉर्म रिलीज हुआ था, जिसे आज हम कैरिंगटन इवेंट के नाम से जानते हैं। ये सोलर स्टॉर्म इतना भयंकर था कि उस समय का टेलीग्राफ सिस्टम ठप पड़ गया था, इक्विपमेंट्स में आग लग गई और ऑपरेटर्स जो उन सिस्टम्स और इक्विपमेंट्स पर काम कर रहे थे, उन्हें तेज बिजली के झटके लगे। अगर ऐसा ही एक स्टॉर्म आज धरती से टकराता है तो तबाही निश्चित है। हमारी आधुनिक दुनिया टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। परिणाम ये होगा कि इंटरनेट, जीपीएस, पावर ग्रिड्स और सैटेलाइट्स कुछ ही पलों में फ्राई हो जाएंगे। ये तो वो मुख्य संसाधन है जहां पर इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। इसके अलावा समुद्री यात्रा और हवाई यात्रा करने वाले लोग बीच रास्ते में ही फंस जाएंगे। हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे उपकरण लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे में इंसानी जान माल का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। सूरज के एटमॉस्फेयर से भारी मात्रा में मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होती है,
इसी एक्सप्लोजन को सोलर स्टॉर्म्स कहा जाता है। ये सौर तूफान हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स को स्पेस में किसी भी दिशा में रिलीज कर सकते हैं और जब ये धरती की तरफ आते हैं तो ये लाखों मील प्रति घंटे की स्पीड से धरती की ओर बढ़ते हैं। जब ये तूफान धरती से टकराता है तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करता है, जिससे हमें आसमान में खूबसूरत एरोरास दिखाई देते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपे हुए हैं ये भयानक सौर तूफान जो एक ही पल में सब कुछ खत्म कर सकते हैं। इसमें सबसे डरावनी चीज ये है कि इन्हें आते हुए हम देख नहीं सकते। सोलर स्टॉर्म्स बिना किसी वार्निंग के ही इरप्ट हो जाते हैं। एक पल में जो सूरज एकदम शांत होता है, अगले ही पल वो इस न दिखने वाले खतरनाक रेडिएशन को हमारी ओर छोड़ सकता है। कैरिंगटन इवेंट हमारे लिए एक चेतावनी थी, लेकिन इस इवेंट से सीखकर हम बहुत आगे निकल चुके हैं। दशकों से स्पेस एजेंसीज और वैज्ञानिक सूरज पर हर समय ऐसे सोलर स्टॉर्म्स को देखते रहते हैं ताकि समय रहते उनसे बचाव किया जा सके। सवाल ये नहीं है कि क्या अगला सोलर स्टॉर्म हमसे टकराएगा, बल्कि सवाल ये है कि आखिर कब। ये अनसर्टेनिटी हमें हमेशा डराती रहती है। सूरज की एक और डार्क साइड है, सनस्पॉट्स। जब हम ऊपर आसमान में सूरज को देखते हैं तो हमें इससे निकलती प्रकाश की अंधा कर देने वाली चमक दिखाई देती है, लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं चमकता रहता। कभी कभी इसकी सतह पर गहरे रंग के धब्बे भी दिखाई देते हैं, जिन्हें सनस्पॉट्स कहा जाता है। ये सूरज की सतह पर मौजूद ठंडे इलाके होते हैं जहां सूरज के मैग्नेटिक फील्ड्स मुड़े और आपस में उलझे हुए रहते हैं। सनस्पॉट्स को हम सदियों से देखते आ रहे हैं, लेकिन इनके बनने की वजह हमेशा से एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन जो हम इसके बारे में जानते हैं वो ये है कि जहां सनस्पॉट्स होते हैं वहां तबाही होती है। सनस्पॉट्स हमारे सूरज की एक्टिविटी से जुड़े हुए होते हैं। सनस्पॉट्स ही कई बहुत भीषण सौर तूफानों की जड़ भी होते हैं। ये गहरे धब्बे सूरज के अंदर चल रही कुछ भयानक प्रोसेसेस को दर्शाते हैं, जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। लेकिन ये बनते क्यों हैं और ये सनस्पॉट्स सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन को ट्रिगर क्यों करते हैं? ये सवाल भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इनके बारे में जो भी हमें पता है वो यह है कि सनस्पॉट्स की एक्टिविटी साइकिल्स में घटती बढ़ती है। जब सूरज सबसे ज्यादा एक्टिव होता है तब सनस्पॉट्स भी ज्यादा देखे जाते हैं, और जितने ज्यादा सनस्पॉट्स होते हैं उतनी ही ज्यादा सोलर फ्लेयर्स की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए सूरज के 11 साल के एक्टिविटी साइकिल में ज्यादा सोलर फ्लेयर्स और ज्यादा सोलर एक्टिविटी देखने को मिलती है। अगली बार आप जब भी किसी सनस्पॉट की तस्वीर को देखें तो याद रखिएगा कि ये एक चमकते तारे पर धब्बे भर नहीं है। ये सूरज की वो डार्क साइड है जो सबसे खतरनाक है। और हमें ये भी याद रखना होगा कि हम एक ऐसे तारे की छत्र छाया में शांति से रहते हैं जो खुद बिल्कुल भी शांत नहीं है। लेकिन सनस्पॉट्स सूरज से आने वाला इकलौता खतरा नहीं है। सूरज की एक और डार्क साइड है, सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स दबी हुई ऊर्जा को रिलीज करने का सूरज का अपना तरीका है, और जब ये फ्लेयर्स इरप्ट होती हैं तो इनसे निकलने वाली एनर्जी लाखों एटॉमिक बॉम्ब्स की एनर्जी से भी ज्यादा होती है। ये फ्लेयर्स सूरज की हर दिशा में रेडिएशन और चार्ज्ड पार्टिकल्स को रिलीज करती हैं, और कभी कभार ये सीधा हमारी धरती की ओर ही चली आती हैं। जब एक पावरफुल सोलर फ्लेयर हमारी धरती को हिट करती है तो इससे होने वाले प्रभाव हमारी पूरी दुनिया को रोक सकते हैं। ग्लोबल ब्लैकआउट, जीपीएस सिग्नल्स का गायब हो जाना, सैटेलाइट्स का माल फंक्शन करना, पावर ग्रिड्स का फेल हो जाना, इंटरनेट, इकोनॉमी, इकोसिस्टम सब ठप पड़ सकता है सिर्फ एक फ्लेयर के टकराने से। बैंकिंग सिस्टम, एविएशन इंडस्ट्री और बाकी जो भी सेक्टर्स जो इंटरनेट पर टिके हुए हैं वो एकाएक रुक जाएंगे। ये हमें याद दिलाती है कि जिस सूरज की वजह से हमारी धरती चलायमान है, वही सूरज हमारी धरती को, हमारी दुनिया को थमने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन सोलर फ्लेयर्स हमारे सूरज का इकलौता रहस्य नहीं है। जैसे जैसे हम अत्याधुनिक होते जा रहे हैं, सूरज के बारे में हमारी समझ और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी भी सूरज के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम नहीं जान पाए हैं। उदाहरण के लिए सूरज का कोरोना, इसका सबसे बाहरी आवरण। कोरोना को लेकर मिस्ट्री ये है कि इसका तापमान सूरज की सतह से कहीं ज्यादा है।
आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सूरज की सतह जो कि 5500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, आखिर उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर कोरोना का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस कैसे हो सकता है? एक और रहस्य यह है कि सोलर साइकिल्स को आखिर कौन सी शक्ति चला रही है? हर 11 साल बाद सूरज के मैग्नेटिक पोल्स फ्लिप हो जाते हैं, जिससे सोलर एक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन वैज्ञानिक इसके पीछे की ड्राइविंग फोर्स का पता नहीं लगा पाए हैं। आखिर कौन सा मैकेनिज्म इस प्रोसेस को ट्रिगर कर रहा है? पार्कर सोलर प्रोब नासा का एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो लिटरली सूर्य के एटमॉस्फेयर में रहकर सन को स्टडी कर रहा है। इसके अलावा भी सूर्य पर काफी मिशंस भेजे जा चुके हैं, जैसे कि नासा और जर्मनी ने मिलकर हीलियस 1 और हीलियस 2 नाम के 2 स्पेसक्राफ्ट्स को 1970 के दशक में सूर्य को स्टडी करने के लिए भेजा था, जिसमें हीलियस 2 सोलर प्रोब एक बहुत बड़ी सक्सेस रहा। इसके बाद 2018 में नासा के लिविंग विद अ स्टार प्रोग्राम के तहत पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया गया। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य को स्टडी करने के लिए भेजा गया अब तक का सबसे सक्सेसफुल मिशन बन चुका है, लेकिन इसके सिर्फ 2 साल बाद ही नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर 10 फरवरी सन 2020 को एक और मिशन टू द सन लॉन्च कर दिया। इस मिशन का नाम है द सोलर ऑर्बिटर। ये भी नासा का एक महत्वाकांक्षी और एक बड़ा सोलर मिशन है। इसके बाद सूर्य पर मिशन भेजने की लिस्ट में कोई और नाम शामिल नहीं है, लेकिन भारत अब इस लिस्ट को बदलने जा रहा है। चंद्रयान 3 की वजह से सुर्खियों में आ चुका भारत अब एक और कीर्तिमान रचने की ओर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की माने तो करीब 5 अगस्त तक चंद्रयान 3 चांद की सतह पर काम करेगा, लेकिन उससे पहले भारत एक और कीर्तिमान रचने जा रहा है। जी हाँ, 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। ये दिन भी भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, जब PSLV XL आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को एक तेज गर्जना की आवाज के साथ ऊपर लेकर जाएगा। भारत का ये मिशन अपने आप में ही स्टेट ऑफ द आर्ट मिशन होगा। हालांकि इस मिशन से हम सूर्य के एटमॉस्फेयर या सूर्य को छूने तो नहीं जाएंगे, बल्कि धरती के करीब रहकर ही एक बेहतरीन तरीके से सूर्य को स्टडी जरूर करेंगे। सबसे पहले लॉन्च होने के तुरंत बाद ही ये स्पेसक्राफ्ट धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में सरफेस के करीब 800 किलोमीटर दूर प्लेस कर दिया जाएगा। इसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट करेगा सूर्य नमस्कार अपने सोलर पैनल्स को खोलकर। अब अगर मिशन इसरो का है तो इसका नाम भी संस्कृत से ही लिया गया है, आदित्य यानी कि सूर्य। इस मिशन का पूरा नाम है आदित्य L1 यानी कि आदित्य लैग्रांज पॉइंट 1 मिशन। इसका मतलब है कि ये मिशन लोअर अर्थ ऑर्बिट में नहीं रहेगा, बल्कि धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रांज पॉइंट L1 पर रहकर सूर्य को स्टडी करेगा। अब एक सवाल आपके माइंड में आ सकता है कि L1 ही क्यों, कहीं और क्यों नहीं? तो देखिए, लैग्रांज पॉइंट एक बड़ी ही गजब की चीज होती है, इसीलिए आपको इस मिशन को समझने से पहले लैग्रांज पॉइंट की साइंस को समझना होगा, और इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल जरूर लेंगे। अब सपोज कीजिए कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशन के साथ सूरज चीजों को अपनी ओर खींच रहा है। दूसरी ओर हमारी पृथ्वी है, वो भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशन के साथ चीजों को अपनी ओर खींचती है। एक और सूरज और एक और धरती, ये दोनों ही चीजों को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो स्पेस में एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कुछ ऐसा होगा कि जितनी फोर्स के साथ हमारी धरती खींच रही है, सेम उसी फोर्स को सूरज भी अप्लाई कर रहा होगा, और इस वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है स्पेस में वो कहीं भी मूव नहीं करेगा। वहाँ उस पॉइंट पर दोनों तरफ से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाएगा और एक न्यूट्रल ग्रेविटी पॉइंट का निर्माण होगा। इन्हीं ग्रेविटी न्यूट्रल पॉइंट्स को लैग्रांज पॉइंट कहा जाता है, जिन्हें खोजा था महान गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रांज ने। स्पेस मिशंस की बात की जाए तो इन पॉइंट्स को हम स्पेसक्राफ्ट्स के लिए पार्किंग स्पेस की तरह यूज कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं स्पेसक्राफ्ट को धरती के ऑर्बिट में प्लेस करने की, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट या स्पेसक्राफ्ट धरती के नजदीक होता है तो वो लगातार धरती की ग्रेविटी को फील करता है। धरती लगातार उसे अपनी ओर खींचती है, जिससे उस स्पेसक्राफ्ट को अपनी ऑर्बिट में बने रहने के लिए बार बार इंजन को फायर करके अपनी ऑर्बिट को करेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि धरती उसे लगातार अपनी ओर खींच रही होती है, जिससे उसका ऑर्बिट कम होता जाता है।
तो उस चीज को करेक्ट करने के लिए हमें लगातार इंजन्स को फायर करते रहना पड़ता है, जिसमें एक तो क्रायोजेनिक फ्यूल का खर्चा होगा और दूसरा फ्यूल खत्म होने के बाद मिशन की लाइफ भी खत्म हो जाती है। कई बार ये भी होता है कि सैटेलाइट्स तो पूरी तरह से फिट होती हैं, लेकिन फ्यूल खत्म होने की वजह से पूरा का पूरा मिशन ही खत्म हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए स्पेसक्राफ्ट को प्लेस किया जाता है लैग्रांज पॉइंट पर, जहां स्पेसक्राफ्ट कोई मेजर ग्रेविटी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, जिससे फ्यूल की खपत कम होती है और मिशन की लाइफ कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे लैग्रांज पॉइंट L2 पर प्लेस किया गया है। आई होप यहाँ तक आपको लैग्रांज पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब गौर कीजिए सन और अर्थ सिस्टम के लैग्रांज पॉइंट्स पर। इस पूरे सिस्टम में टोटल 5 लैग्रांज पॉइंट्स हैं, जिसमें से L1, L2 और L3 इन दोनों ही मासेस को कनेक्ट करती एक स्ट्रेट लाइन में हैं, और ये तीनों ही लैग्रांज पॉइंट्स अनस्टेबल हैं। वहीं L4 और L5 अलग अलग साइड्स में हैं। अगर आप गौर करेंगे L1 पॉइंट पर, तो ये एक तो धरती के नजदीक मौजूद है, करीब 15 लाख किलोमीटर दूर, और इसकी सबसे अहम खासियत ये है कि यहाँ से सूर्य का जो व्यू है वो हमेशा अवेलेबल रहता है। यहाँ पर चंद्र ग्रहण या सूरज ग्रहण जैसी कोई भी चीज सूर्य को ऑब्जर्व करने में बाधा नहीं डालती, और इसलिए यही लैग्रांज पॉइंट सबसे बेस्ट लोकेशन है सूर्य को स्टडी करने के लिए। और यही वजह है कि आदित्य L1 को लैग्रांज पॉइंट L1 पर प्लेस किया जाएगा, और इसीलिए इसके नाम में L1 भी जोड़ा गया है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। तो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट धरती के लोअर ऑर्बिट में जाने के बाद धीरे धीरे मैन्यूवर करता हुआ लैग्रांज पॉइंट L1 की ओर जाएगा, और L1 तक पहुंचने में इसे करीब 109 दिन लग जाएंगे। जी हाँ, 109 दिन। जैसे चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में 42 दिन लगे थे, अब हमारा आदित्य L1 109 दिन बाद लैग्रांज पॉइंट पर पहुंच चुका है। अब वहां पहुंचने के बाद इसे एक हॉलो ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाएगा। हॉलो ऑर्बिट एक ऐसा ऑर्बिट होता है जहां पर सैटेलाइट्स ज्यादा स्टेबल रह पाती हैं, और अब आदित्य L1 तैयार है अपने ऑन बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने के लिए। तो चलिए अब इस मिशन के पेलोड्स की बात कर लेते हैं। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट पर कुल 7 पेलोड्स होने वाले हैं, और इनमें से सबसे पहले है VELC यानी कि विजिबल एमिशन लाइन कॉर्नोग्राफ, और ये इंस्ट्रूमेंट इस मिशन का प्राइमरी पेलोड होने वाला है। कॉर्नोग्राफ क्या होता है ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन ये पेलोड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये जानने के लिए हमें पहले चलना होगा जनवरी सन 2008 में, जब आदित्य मिशन को कॉन्सेप्चुअलाइज किया जा रहा था। यानी इस मिशन की नींव बहुत गहरी है। इस मिशन के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई, और ये फाइनल किया गया कि एक छोटा सा करीब 400 किलोग्राम का सैटेलाइट बनाया जाएगा, जिसमें कॉर्नोग्राफ लगा होगा, और उसे लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करके सूर्य के कोरोना को स्टडी किया जाएगा। इस मिशन के लिए सन 2016-17 में 3 करोड़ का एक्सपेरिमेंटल बजट भी एलोकेट किया गया, लेकिन इसके बाद इस मिशन पर और भी ज्यादा रिविजन्स किए गए, और इसके बाद इसके स्कोप को एक्सटेंड भी कर दिया गया। अब इसे डेडिकेटेड सोलर और स्पेस एनवायरनमेंट ऑब्जर्वेटरी के तौर पर पेश किया गया, और इस मिशन को एक नई दिशा दी गई। अब इसे लो अर्थ ऑर्बिट नहीं बल्कि L1 पॉइंट पर प्लेस करने का प्लान बनाया गया, और साथ में इसका नया नाम भी इसे मिला, आदित्य L1। साल 2019 में इसके लिए 378 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। तो इस तरह से जो मिशन पहले सिर्फ सोलर कोरोना को स्टडी करने के लिए था, अब वो मिशन पूरी सोलर ऑब्जर्वेटरी बन चुका है। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज भी इस मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वही है, सोलर कोरोना को डीपली स्टडी करना। इसीलिए VELC नाम का ये इंस्ट्रूमेंट इसका प्राइमरी पेलोड है। VELC यानी कि विजिबल एमिशन लाइन कॉर्नोग्राफ। आखिर ये कॉर्नोग्राफ क्या होता है? देखिए, जब हम सीधा सूरज की ओर देखते हैं तो सूर्य की चमक इतनी ज्यादा होती है कि हमें सही से कुछ नजर नहीं आ पाता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रात के समय सड़क पर सामने से आते वाहन की रोशनी जब हमारी आंखों में पड़ती है तो हमें सामने से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो टेलीस्कोप के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो इससे बचने के लिए टेलीस्कोप में एक अटैचमेंट लगाई जाती है, जिससे हम सूरज को ढक देते हैं, यानी कि सूर्य से आने वाली डायरेक्ट सनलाइट को हम ब्लॉक कर देते हैं। आप ये समझिए कि हम आर्टिफिशियली सूर्य ग्रहण क्रिएट कर देते हैं, और ऐसा करने से
हम सूर्य के कोरोना को एकदम साफ साफ देख पाते हैं। तो कुछ इस तरह से ये टेलीस्कोप सूर्य के एटमॉस्फेयर और कोरोना को स्टडी कर पाएगा। अगर इसकी कैपेबिलिटी की बात की जाए तो ये विजिबल और इंफ्रारेड वेवलेंथ में सूर्य को स्टडी कर पाएगा। सोलर कोरोना के अंदर आखिर क्या चलता रहता है, कोरोनल मास इजेक्शन के पीछे की वजह क्या है, वो कहां से और क्यों बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सोलर कोरोना से क्या कनेक्शन है, आखिर कोरोना इतना गर्म क्यों होता है और सूरज पर आने वाले चेंजेस से स्पेस वेदर और धरती पर क्या असर पड़ता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश इस इंस्ट्रूमेंट से की जाएगी। दूसरा पेलोड है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी कि स्वीट। ये इंस्ट्रूमेंट 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की रेंज में सूर्य के एटमॉस्फेयर को 11 अलग अलग फिल्टर्स में स्टडी करेगा। आज तक इस रेंज में सूर्य को पहले कभी भी स्टडी नहीं किया गया है। तीसरा पेलोड है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि एस्पेक्स। ये सोलर विंड की प्रॉपर्टीज और इसमें आने वाले बदलावों को स्टडी करेगा। चौथा पेलोड है पापा, जी हाँ, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये सोलर विंड की कॉम्पोजिशन और इसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेगा। पांचवा पेलोड है सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि सोलैक्सिस। ये सोलर कोरोना में होने वाली एक्स-रे फ्लेयर्स को स्टडी करेगा और ये पता लगाएगा कि कहीं सोलर कोरोना में जो हीटिंग मैकेनिज्म होता है वो कहीं एक्स-रेज की वजह से तो नहीं है, क्योंकि एक्स-रेज हाई एनर्जी कंटेन करती हैं। छठा पेलोड है HAL-1 OS यानी कि हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम होगा सोलर कोरोना में होने वाले डायनेमिक इवेंट्स का पता लगाना। आखिर सोलर कोरोना में कितनी एनर्जी होती है, इतने सोलर पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है और इस इवेंट को कैरी करने के लिए यानी कि सोलर मास इजेक्शन के लिए इतनी एनर्जी आखिर आती कहां से है, वो एनर्जी उस पॉइंट पर आखिर कैसे कंसंट्रेट होती है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके उत्तर हमें इस इंस्ट्रूमेंट से मिल सकते हैं। सातवां और आखिरी इंस्ट्रूमेंट है मैग्नेटोमीटर। ये सेलेस्टियल बॉडीज के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज, नेचर और मैग्नीट्यूड को स्टडी करने के लिए काम आएगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बड़ा पैकेज है जिससे हमें सूर्य से जुड़ी लगभग हर मिस्ट्री के आंसर्स मिल सकते हैं। खैर, भारत का ये सूरज पर पहला मिशन है, लेकिन मानवता इससे पहले भी कई बार सूरज की ओर निकल चुकी है। सोलर प्रोब्स की शुरुआत 1960 में नासा ने पायनियर 5 मिशन से की थी। ये मिशन सक्सेसफुल रहा और इसके बाद पायनियर मिशंस की एक पूरी की पूरी सीरीज भेजी गई। उस दौर में भेजे गए पुराने मिशंस में से जो सबसे चर्चित मिशन है उनमें हीलियस A और B शामिल हैं। ये मिशन जर्मन और अमेरिकन स्पेस एजेंसीज ने मिलकर अंजाम दिए थे। इसके बाद ESA और नासा के कोलैबोरेशन से सन की कोर को सोहो मिशन से इन्वेस्टिगेट किया गया और आज भी करीब 27 साल हो चुके हैं इस मिशन को। ये मिशन ऐसे ही चल रहा है। इसके बाद कई और मिशन सूर्य की ओर भेजे गए, लेकिन सन 2018 में पार्कर सोलर प्रोब पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर सूर्य के सबसे करीब जाने वाला स्पेसक्राफ्ट बन गया। ये वास्तव में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। ये स्पेशली क्लोज रेंज सोलर कोरोना की स्टडी कर रहा है। इसके बाद सन 2020 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सोलर ऑर्बिटर सूर्य के हेलियोस्फीयर को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया और अब 2 सितंबर सन 2023 को भारत आदित्य L1 लॉन्च कर रहा है। ये मिशन आने वाले करीब 5 साल 2 महीनों तक सूर्य को स्टडी करता रहेगा। अगर इस मिशन के मेजर साइंस ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो सबसे पहले सूर्य के अपर एटमॉस्फेयर के डायनेमिक्स को स्टडी करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। अपर एटमॉस्फेयर में कोरोनोस्फीयर और कोरोना आ जाते हैं। कोरोनोस्फीरिक और कोरोनल हीटिंग की फिजिक्स को समझना, कोरोनल मास इजेक्शन के ओरिजिन की मिस्ट्री को सॉल्व करना, प्लाज्मा पार्टिकल्स को स्टडी करके सन की पार्टिकल डायनेमिक्स को समझना, जिससे हम धरती पर इनसे पड़ने वाले प्रभावों और आउटर स्पेस में खुद को सेफ रख पाएंगे। कोरोनल लूप्स को स्टडी करके इनके ओरिजिन, टेम्परेचर और इनकी प्रॉपर्टीज को भी स्टडी किया जाएगा। सूर्य को मल्टीपल लेयर्स में स्टडी किया जाएगा और इसके भीतर चलने वाली प्रोसेसेस को भी समझने का प्रयास किया जाएगा। सूरज के मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड भी बहुत सी मिस्ट्रीज बन चुकी हैं, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड को भी इन डिटेल स्टडी किया जाएगा। और आखिर में स्पेस वेदर, इसके डायनेमिक्स और हमारी पृथ्वी पर इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस पर भी डेटा इकट्ठा किया जाएगा। सूरज हमारे पूरे सोलर सिस्टम को चलाता है और पृथ्वी पर
ये ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और यहाँ पनपने वाला जीवन पूरी तरह से सूरज पर ही निर्भर करता है। पृथ्वी अगर जीवन को जन्म देती है, उसे पालती है, तो सूरज उस जीवन में ऊर्जा भरता है। इसलिए सूरज के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है। एक भारतीय होने के नाते ये मिशन हमें गौरवान्वित जरूर करेगा, हमारी पीढ़ियों को अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए उत्सुक बना देगा। लेकिन सच्चे मायनों में ये मिशन पूरी मानव जाति के लिए है, क्योंकि सूर्य इस पूरी पृथ्वी को चलाता है। ऐसी बहुत सी न्यूज आती रहती हैं और इवन बहुत सी यूट्यूब वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहां पर ये बताया जाता है कि कौन से तरीके हैं जिनसे हमारी धरती खत्म हो सकती है, जैसे निबिरू और प्लेनेट एक्स की वजह से, मायन कैलेंडर और ऐसी ही कई प्राचीन भविष्यवाणियां, द ग्रेट फ्लड, अनस्टॉपेबल फायर, धार्मिक प्रोफेसीज, वॉल्केनोज, सुनामीज और स्पेस से आने वाली आपदाएं। इनमें से कुछ क्लेम्स वैज्ञानिक आधार पर दिए जाते हैं तो कुछ पूरी तरह से अलग होते हैं, जिन्हें ना तो वेरीफाई किया जा सकता है और न ही पहले से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। आज के आधुनिक युग में हम भ्रम में नहीं जी सकते। मनोरंजन के लिए निबिरू और प्लेनेट एक्स की कल्पना तो कर ही सकते हैं, जहां आज हम ये जानते हैं कि एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की घटनाओं को हम संभावनाओं के आधार पर ही देखते हैं। तो चलिए आज हम संभावनाओं पर विचार नहीं करेंगे और कुछ ऐसा देखेंगे जिसे होने से कोई नहीं रोक सकता। और क्या होगा इंसानियत और इस पृथ्वी का आखिरी अंजाम, द एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। जी हाँ, ये कोई प्रोफेसी नहीं है, ये एक इनएविटेबल इवेंट है जिसे टाला नहीं जा सकता। हम ये जानते हैं कि आज हम इंसान इस धरती पर करीब 7.8 अरब की तादाद में हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हमारा इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। आधुनिक मनुष्यों को इस धरती पर आए 3 से 4 लाख साल ही हुए हैं, लेकिन द ग्रेट एप्स यहाँ पर कुछ मिलियन साल पहले हुआ करते थे और उससे भी पहले कुछ स्पीसीज थीं जिनमें एवोल्यूशन हुआ तो वो ग्रेट एप्स बन गए। एवोल्यूशन का ये टाइमलाइन हिस्ट्री में 50 से 60 मिलियन साल पीछे जा सकता है, लेकिन समय में पीछे जाकर हम शायद ये देखकर चौंक जाएं कि इंसान कुछ ऐसे जीवों से धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। बेशक यहाँ पर हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, जहाँ पर हम एक सिंगल ह्यूमन टाइम स्केल पर कुछ खास महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन लाखों सालों के एक बड़े टाइम स्केल पर एवोल्यूशन इनएविटेबल है। एवोल्यूशन रुक नहीं सकता। जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी धरती पर कंडीशंस चेंज होती गईं, यहाँ पर रहने वाली स्पीशीज पर जिंदा रहने का प्रेशर भी उसी तरह से बदलता रहा। जो उस प्रेशर को झेलता गया वो आगे बढ़ता गया, और जो नहीं झेल पाया उसने मौका दिया दूसरी स्पीशीज को आगे बढ़ने का। और इसी बीच जीवों में कुछ रैंडम जेनेटिक म्यूटेशंस भी होती गईं। कुछ म्यूटेशंस ने जीवों को उस बदलते परिवेश में ढलने में सहायता की और जीन्स ने वो खूबियां आगे की पीढ़ियों में पास ऑन कर दी, और इस तरह से हम आज की दुनिया देख पाए। म्यूटेशंस आज भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। अनेकों खतरनाक बीमारियां जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से ही होती हैं, और कई बार ये चीजें हमारे लिए वरदान भी साबित हो जाती हैं। लेकिन अगर बात करें आज से लाखों साल आगे की, बेशक हम इंसान यहाँ धरती पर तो होंगे ही, लेकिन एवोल्यूशन को कोई रोक नहीं पाया होगा। हम बात कर रहे हैं लाखों साल आगे के भविष्य की। वहां पर मनुष्य तो होंगे ही, लेकिन शायद सब इंसान नहीं होंगे। शायद कोई और ही स्पीसीज इस धरती पर राज कर रही होंगी, और ज्यादा चांसेस हैं कि वो हम इंसानों का ही एडवांस्ड वर्जन हो। लेकिन उस समय पर भी इंसान और वो स्पीशीज नेचर का अल्टीमेट प्रेशर फेस कर रहे होंगे। ग्रह के बदलते क्लाइमेट और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, दूसरी स्पीशीज और इंसानों की वजह से, विश्व युद्ध, न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों की वजह से, नई बीमारियों और कुदरती आपदाओं की वजह से उन पर भी जिंदा रहने का प्रेशर बनेगा। म्यूटेशंस होते रहेंगे और इवेंचुअली किसी न किसी वजह से अंत आ ही जाएगा। किसी आपदा से कितने लोग बचे रहेंगे इस बात का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इंसान इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। जियोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल टाइम स्केल पर आज नहीं तो कल इंसानी अस्तित्व खत्म होगा, और वो हमारे लिए इस दुनिया के खत्म होने का पहला कदम होगा, जिसकी शुरुआत खुद हमारे खत्म होने से होगी। इसके अलावा जो इंसान दूसरे ग्रहों पर रह रहे होंगे या धरती से माइग्रेट कर चुके होंगे, वो शायद इस धरती पर
कभी वापस आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो और भी भयानक होगा। द बॉइलिंग ऑफ अर्थ्स ओशंस। वैसे धरती को छोड़कर जो इंसान कहीं और चले गए होंगे, क्या एवोल्यूशन वहां पर उनका पीछा छोड़ देगा? ये सवाल आपके लिए है। खैर, धरती पर अगर वापस आए आज के समय में, तो ये हमें खुशकिस्मती लगती है कि हमारा ग्रह, हमारी धरती ठीक उसी साइज और मास की है जहां एटमॉस्फेयर हो सकता है, सूर्य से एकदम सही दूरी पर है। ऐसे पैरामीटर्स के ढेरों कॉम्बिनेशंस को मिलाकर हमारा ग्रह बनता है, जहां हमें जमीन पर बहता हुआ पानी जिंदगी के पनपने का जरिया बन जाता है। और अगर इन प्रॉपर्टीज में से किसी एक में भी हल्का सा बदलाव आता है, तो यहाँ पर लाइफ की सारी इक्वेशंस पूरी तरह से बदल जाएंगी। जो आज डाइवर्सिटी और वैरायटी हमें धरती के जीवन में देखने को मिलती है, वैसा कुछ भी नहीं होगा। अरबों साल पहले धरती समुद्र से पूरी तरह से घिरी हुई थी, किसी समुद्री दुनिया की तरह, जहां पहले सिंपल और फिर कॉम्प्लेक्स जीवन ने अपनी शुरुआत की। जमीन पर जीवन इसके करोड़ों साल बाद आया, पर इस दौरान एवोल्यूशन सिर्फ हमारा ही नहीं हुआ। हमारे सौरमंडल के केंद्र में बैठा ये सूरज भी एवोल्यूशन का ही शिकार है, और सबसे पहले ये इस धरती से समुद्र छीन लेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे सूर्य अपने अंदर की हाइड्रोजन को न्यूक्लियर फ्यूजन से हीलियम में बदलता जाएगा, सूर्य और भी गर्म होगा और एक्सपैंड होने लगेगा। वो और भी ज्यादा चमकदार हो जाएगा और भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगेगा। करीब 1 से 2 अरब साल बाद सूर्य से जो एनर्जी रिलीज होगी वो एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच जाएगी। वो एनर्जी इतनी होगी कि जैसे ही वो धरती के समुद्रों को हिट करेगी, धरती के समुद्र उबलने लग जाएंगे। जैसे ही समुद्र उबलने लगेगा, धरती का एटमॉस्फेयर वाटर वेपर से भर जाएगा, और जिसका नतीजा होगा एक ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लेगा। धरती का तापमान खतरनाक तरीके से बढ़ने लगेगा, और उस समय हमारा ग्रह भी वीनस की तरह नर्क बन जाएगा। धरती पर कंडीशंस जीवन के लिए इनहॉस्पिटेबल हो जाएंगी। सरफेस पर रहने वाली लगभग सारी स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स बच पाएंगे जो बादलों के ऊपर रह सकते हैं, और इस तरह से कुदरती फैसला धरती पर आगे की जीवन की दिशा तय करेगा। लेकिन इंसान तो पहले ही खत्म हो चुके हैं या धरती छोड़कर जा चुके हैं, फिर भी कुदरत धरती के लिए और भी बेरहम होती जाएगी, और आगे का फेज और भी खतरनाक होगा। द बैरन रॉक। आप सोच रहे होंगे कि समुद्रों का उबल जाना और भाप बनकर उड़ जाना बहुत बुरा था, लेकिन इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि धरती पर मौजूद हर एक चीज टूटकर बिखर जाएगी और उसके एटम तक इस दुनिया से चले जाएंगे। हर वो चीज जो कभी इस सतह पर रहा करती थी, वो राख में तब्दील हो जाएगी। हर एक चीज का नामो निशान मिट्टी में ही मिल जाएगा। यहाँ वो कंडीशंस हो जाएंगी जो आज हमारे सौरमंडल के पहले ग्रह मरकरी पर हैं। आने वाले 5 से 7 अरब सालों में धरती के साथ कुछ ऐसा ही होगा, जब सूरज की कोर में हाइड्रोजन ईंधन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और तब महाप्रलय शुरू होगा। इसकी कोर हीलियम और हैवी मेटल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी और गर्म भी, जिसकी वजह से सूर्य की आउटर लेयर्स फैलने लगेंगी। जैसे ही सूरज एक्सपैंड होगा, उसकी बाहरी परतें ठंडी पड़ती जाएंगी, लेकिन इसके उलट सूरज और भी ज्यादा लुमिनस होता जाएगा। जैसे जैसे इसकी कोर और ज्यादा गर्म और कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, वहां पर हीलियम फ्यूजन की शुरुआत हो जाएगी, और हमारा सूरज एक मेन सीक्वेंस स्टार से एक सब जाइंट में बदल जाएगा, और फिर सब जाइंट से फुल फ्लेजेड हीलियम बर्निंग रेड जाइंट में। और हमारी धरती भी फिर अपनी एग्जिस्टेंस के प्रेशर को फील करेगी, लेकिन वो इतना प्रेशर विदस्टैंड नहीं कर पाएगी। हमारा सूरज आज के मुकाबले करीब 100 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और इसकी चमक आज से हजारों गुना तक बढ़ जाएगी। धरती पूरी तरह से उजड़ जाएगी, और ये अपने ऑर्बिट से धीरे धीरे पीछे हटने लगेगी। नजदीकी ग्रहों मरकरी और वीनस को सूरज कब का निगल चुका होगा। हालांकि हीलियम बर्निंग का ये जो फेज होगा वो बहुत लंबा चलेगा, लाखों करोड़ों से लेकर अरबों साल तक, और आखिरकार सूर्य से हीलियम भी खत्म हो जाएगी। और जब ऐसा होगा, इसकी कोर और कॉन्ट्रैक्ट और गर्म हो जाएगी, और फिर कोई एडिशनल फ्यूजन रिएक्शंस नहीं होंगी। सूरज जल्द ही मर जाएगा। एक बड़े धमाके के साथ
इसकी कोर एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगी और इसकी परतें और ऊपरी सतह धमाके के साथ स्पेस में उड़ जाएगी, जिससे एक प्लेनेटरी नेबुला बनेगा। अगर इस फेज के दौरान उस रेड जायंट ने धरती को नहीं निगला, फिर भी धरती के बचने के कोई आसार नहीं होंगे, और अगर निगल लिया तो कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं तो ये एक कब्रिस्तान बन चुके सौरमंडल में लगातार घूमती रहेगी और एक बुझे हुए छोटे से तारे का चक्कर लगाती रहेगी। लेकिन फिर भी ये कहानी का अंत नहीं है। स्वैलोड और रिजेक्टेड। अब चाहे धरती से इंसान बहुत पहले ही खत्म हो गए या छोड़कर चले गए, या फिर ये धरती रहने लायक नहीं बची, उसके बाद यहाँ पर मौजूद सबसे बेशकीमती चीज पानी पर हमला हुआ। उसके समुद्र सूख गए, वो उबलकर भाप बन गए। इसके बाद सब कुछ राख में बदल गया और फाइनली धरती अरबों साल तक कब्रिस्तान बने इस सौरमंडल में घूमती रहेगी। कॉस्मिक रेज क्वाड्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक धरती पर बरसती रहेंगी, लेकिन हमारी धरती उस समय भी किसी लाश की तरह एग्जिस्ट करती रहेगी। इस अंधकार से भरे अंतरिक्ष में ठंडे पड़ चुके तारे के इर्द गिर्द ये मंजर तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोलिजन, कोई ऑब्जेक्ट हमारी धरती से टकराकर इसे खत्म न कर दे या फिर अपने आप में समाकर इसका अस्तित्व न मिटा दे। ये ब्रह्मांड वाकई एक भयानक जगह है जहाँ पर वायलेंट चीजें होती रहती हैं, और शायद यही ब्रह्मांड का नियम है। इजेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट हमारी धरती के पास से होकर गुजरेगा और धरती को ग्रेविटेशनली इस सौरमंडल से बाहर निकालकर फेंक देगा, और धरती किसी बेकाबू ग्रह की तरह इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत काल तक ऐसे ही भटकती रहेगी। स्लो डेथ। धरती इसी सौरमंडल में बनी रहेगी जहां ना तो सूरज का प्रकाश होगा और न ही गर्मी। ये उस ड्वार्फ स्टार को अनगिनत बार ऑर्बिट करेगी और अंत में अरबों खरबों साल बाद उसी में समा जाएगी, और धरती की कहानी कुछ इस तरह खत्म होगी। ये दुनिया लाजमी तौर पर एक दिन खत्म होगी जहां हम रहते हैं, जिसे हम धरती कहते हैं। अगर क्रिएशन एक फैक्ट है तो डिस्ट्रक्शन एक अल्टीमेट फैक्ट है, और यहाँ पर हम कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहे, आंख बंद करके कोई तुक्का नहीं लगा रहे, बल्कि हमारी आज तक की विज्ञान की समझ और साइंटिफिक अचीवमेंट से निकाला गया एक नतीजा है। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर धरती का फ्यूचर हम जानते हैं, लेकिन जो निकट भविष्य है वो हमारे हाथों में है, हमारे दायरे में है। वो हमारी चॉइस है कि एज अ स्पीसीज हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। विज्ञान हमें भविष्य भी दिखा सकता है, लेकिन उस भविष्य को कैसे सुरक्षित करना है, कैसे जीना है आजादी और आत्मसम्मान के साथ, वो हमें तय करना होगा, ताकि हम इस ब्रह्मांड में एक अच्छा और बेहतर और एक लंबे समय तक एज अ ह्यूमन अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएं। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।